स्वागत है बच्चों आपका द स्टडी अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं पोल साइंस के चैप्टर 5 की, जिसमें हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार जो कि संविधान के द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं, जिनका उपयोग जो है हम जब हमारी जो है स्वतंत्रता भंग होती है उस समय कर सकते हैं, और वो जो है हमें प्रदान किए गए हैं एक भारत के नागरिक होने के नाते। तो वो कौन कौन से अधिकार हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स के अंदर हमें दिए गए हैं, इन सभी आर्टिकल्स को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहली स्लाइड पे चलते हैं हम अपने अधिकार। अधिकार क्या होता है? अधिकार क्या है? किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज, अपनी सरकार से दावे हैं, क्योंकि हम सभी क्या कैसे रहना चाहते हैं? खुश रहना चाहते हैं, बिना डर भय के रहना चाहते हैं, और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं। तो ये सभी जो चीजें हैं, खुशी के लिए या अपमानजनक किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार ना हो, इन सभी से बचने के लिए जो है हमें संविधान के द्वारा जो कुछ प्रॉमिस किए गए हैं हमारे उन जो भारत है उसकी जनता के लिए, उनके लोगों के लिए, वही जो है हमारे मूलभूत अधिकार हैं, जो कि सरकार का दायित्व है उन्हें बचाए रखना, और न्यायपालिका भी इसमें सहयोग करती है ताकि जो हमें अधिकार मिले हैं उनका हनन ना हो। आगे जो है बात करेंगे लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन। उल्लंघन किस तरीके से होता है? सरकार या नागरिक आपके इन अधिकारों का आदर नहीं करते। जब जो है सरकार, या तो सरकार उनका हनन करे आपके इन अधिकारों का, या किसी व्यक्ति के द्वारा जो है ये हनन किए जाए, तो उन्हें लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन कहते हैं। ऐसी स्थिति में हम कहाँ जा सकते हैं? हम न्यायालय जा सकते हैं, हम कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट में जो है हम अपनी बात रख सकते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारे जो अधिकार थे ये इनका हनन हुआ है। तो न्यायालय यहाँ पर आपकी मदद करेगा और जो है इसमें न्याय दिलाने का प्रयास करेगा। तो आगे हम चलते हैं, इसमें नेक्स्ट स्लाइड है। अब ये अधिकार जो हैं, जिन अधिकारों की हम बात कर रहे थे, कौन कौन से अधिकार हैं? तो हाँ, ये जो अधिकार है भारत के संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, मूलभूत मौलिक अधिकार 6 अधिकार दिए गए हैं। पहला है स्वतंत्रता का अधिकार, फर्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। सेकंड है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये फर्स्ट और सेकंड ऐसे सीरीज में नहीं, ये सिर्फ बताने के लिए आपको बताया जा रहा है। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। फोर्थ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो है आर्टिकल 32 में देखने को मिलेगा आपको। फिफ्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और सिक्स्थ है समता का अधिकार। इनको जो है कुछ आर्टिकल्स के अंदर दिया हुआ है। ये जो 6 अधिकार हैं हमारे आर्टिकल्स के अंदर दिए गए हैं, जिसे हम जो है डीप में पढ़ने वाले हैं। एक एक आर्टिकल को, किस आर्टिकल के अंदर क्या अधिकार दिया गया है, उन सब की बात करेंगे। तो आपको 6 अधिकार तो मूल रूप से याद रखने हैं। कौन कौन से 6 अधिकार हैं? पहला स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार भी है इसमें शामिल, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और समता का अधिकार। अब इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं हम। इनके साथ जो हमारे संविधान में आर्टिकल जुड़े हुए हैं, उन आर्टिकल्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे लोकतंत्र में जो है अधिकारों की आवश्यकता क्यों रही। हमें ये जो अधिकार, मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में दिए गए हैं, इनकी आवश्यकता क्या रही, ऐसी जरूरत क्यों पड़ी हमें कि हमने इन अधिकारों को हमें अपने संविधान में लिखना पड़ा, या जो भारत के जो संविधान के नीति निर्माता थे उन्होंने इन संविधान को अलग से हमारे संविधान में लिखा, मतलब हमारे मौलिक अधिकारों को। अब जैसे पहला जो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यक की रक्षा। तो जहां पर किसी भी देश में जो है कुछ जो है जो जाति हैं, जनजाति हैं, वो अल्पसंख्यक में होती है, कुछ जो है बहुसंख्यक में होती है। अब उनमें जो है आपस में जो है सामाजिक तनाव ना बने और किसी के अधिकारों का हनन ना हो, इसलिए जो है संविधान में लिखा गया कि किस जो हर व्यक्ति है जो देश में है, उसके कुछ अधिकार होंगे, उसे उसकी जाति या उसके धर्म या फिर वो जनजाति के आधार पर उसे जो है पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, उसके अधिकारों का हनन नहीं होगा। इसलिए जो है हमारे जो लोक संविधान है उसमें इनको लिखा गया। अगला है सरकार के अनुचित कानून और दमनकारी नीति से बचाव के लिए। देखिए, अगर सरकार जो है कुछ ऐसे अनैतिक जो है कानून बनाए जिससे जो है यहाँ रह रहे जो अल्पसंख्यक हैं उनके जो अधिकार हैं उनका हनन हो, ऐसा ना हो, इसीलिए ही इन अधिकारों को जो है संविधान में लिखा गया। अगर हम देखें श्रीलंका के जो है, हम अगर कानून में देखें तो वहां पर क्या हुआ, वहां पे जो ज्यादा जो बहुसंख्यक थे उन्होंने अपनी भाषा को जो है वहां की राष्ट्रीय भाषा बनाया। परंतु हमारे देश में देखें तो हमने कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाया किसी भी भाषा को। हिंदी जो है यहाँ पे मोर देन 40% लोग जो है बोलते हैं और उनकी जो है ये मातृभाषा है, परंतु हमने इसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया क्योंकि हमारे देश में अन्य जो है
भाषा के अन्य भाषा के लोग भी यहाँ पर निवास करते हैं। तो हमने क्या किया, 22 भाषाएं यानी 22 जो लैंग्वेज थी उनको जो है हमने संविधान में दर्जा दिया, ताकि जो है किसी भी जो भाषा के लोग हैं उन्हें जो है यहाँ पर ऐसा ना लगे कि उनकी भाषा जो है कम है, या फिर उनकी भाषा को जो है राष्ट्रीय भाषा, फिर राष्ट्रीय भाषा अगर हम कर देते हैं तो उससे यहाँ पे सामाजिक तनाव बनता है। और ऐसा ही जो है उस समय भी हुआ जब हिंदी को जो है प्रमोट करने के लिए कोशिश की गई, सिर्फ प्रमोट किया गया था। तो तमिलनाडु से जो है उसके लिए बहुत ज्यादा जो है सरकार पर दबाव बनाया गया, और उसके बाद जो है हमने 22 भाषाओं को जो है हमारे संविधान में जगह दी। अगर देखें कि लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया, इससे लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया भी मजबूत होती है, क्योंकि हम हर व्यक्ति को जो है उसको अधिकार दे रहे हैं यहाँ पर उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ताकि उनके जो मौलिक अधिकार है उनका हनन भी ना हो। इससे क्या होती है, चुनाव जो होता है लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया वो मजबूत होती है, क्योंकि हर व्यक्ति को यहाँ पे अधिकार है। ऐसे नहीं है कि जो बहुसंख्यक है सिर्फ उन्हीं के पास ही अधिकार हो, हर व्यक्ति के पास अधिकार है जो भी देश में निवास कर रहा है। तो लोकतांत्रिक, अब आपको समझ में आया होगा कि आवश्यकता क्यों रही, क्योंकि यहाँ पर जो भी व्यक्ति है, किसी भी देश में अगर व्यक्ति रह रहा है, चाहे फिर हम भारत की ही परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, किसी भी जाति, किसी धर्म से जो है किसी भी जाति या धर्म का हो, उस व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ताकि जो है वो पीछे ना रहे और वो जो है अपने आप को जो है अलग महसूस ना करे। अब हम आगे चलते हैं। अगर ये अधिकार नहीं होते तो कैसा जीवन होता, तो उसी से संबंधित हम कुछ उदाहरण लेते हैं। अधिकारों के बिना जीवन से संबंधित कुछ वास्तविक उदाहरण है। जैसे मुआंतनामो पे जेल में जो है गिरफ्तार करके रखे गए और वहां के लोगों का जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब वहां पर अगर किसी व्यक्ति को जेल में रखा जाता है तो उसके अधिकारों का हनन है, और उन्हें जेल में ही रखा गया, किस तरीके से जो है उनके साथ अत्याचार किए गए, तो वो वहां पर अधिकारों का हनन हो रहा था। दूसरा, सऊदी अरब में जैसे लोगों को जो है सीमित अधिकार है, जैसे वहां पर सऊदी अरब में अभी आपको पता हो तो 2015 में जो है महिलाओं को जो है वोटिंग अधिकार दिया गया, 2015 में। आप सोचिए कि हमें जो है वो 1947 में हमारे यहाँ भारत की महिलाओं को और पुरुषों को, सभी को, भारत एक ऐसा देश रहा जिसने जो है स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात ही सभी को ही जो है यहाँ पर वोटिंग राइट्स प्रोवाइड किए। परंतु जो है अगर सऊदी अरब में देखें तो वो 2015 में जाके मिले, उसके बाद से जो है वहां पर महिलाओं के अधिकारों की बात शुरू हुई। तो सऊदी अरब में सीमित अधिकार है, तो इसीलिए जो है अधिकारों के अभाव में किस तरीके का जीवन रहा होगा, महिलाओं का किस तरीके का जीवन रहा होगा। सोचिए कि 2015 में अब जाकर महिलाओं को वोटिंग अधिकार मिले हैं, तो कैसा जीवन रहा होगा उनका इन अधिकारों के। अब यह है नेक्स्ट है, कोसोवो में सर्व बहुसंख्यक लोगों की सरकार द्वारा अल्बानियाई अल्पसंख्यकों पर कठोर व्यवहार करना। तो कोसोवो में क्या हो रहा है, जो बहुसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यकों पर दबाव बना रहे हैं, उनका जो है क्या कर रहे हैं, उनके साथ कठोर व्यवहार कर रहे हैं। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक है, अगर वो जो है बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के साथ जो है गलत व्यवहार करता है तो गलत है, क्योंकि वो भी एक मानव है, उसको भी जो है कुछ अधिकार है। और ये जो है अगर आप देखें, इसके बारे में कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा कि ये जो है हमें जन्मजात अधिकार प्राप्त हैं कि एक व्यक्ति को जो है वो किस तरीके से रहना चाहता है, क्या मतलब खाना चाहता है, मतलब वो उसका जो है मौलिक अधिकार में काउंट होगा। स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्र है एक व्यक्ति, उसे जो है आप बांध के नहीं रखेंगे कि आप जो है अल्पसंख्यक है तो आपको ये अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये जो है अगर अधिकार नहीं होंगे, अभाव में किस तरीके का जीवन रहा होगा, सोचिए कैसा जीवन रहा होगा कि जिन महिलाओं को जो है जो वोटिंग राइट है वो 2015 तक मिले ही नहीं, 2015 तक। तो ये जो है अभी भी हम जो है इसमें कुछ कुछ चीजें जो विश्व है उसमें सीखते सीखते जो है अभी भी हम इन पे प्रयास कर रहे हैं। परंतु हम भारत में देखें तो भारत में जो है हमारे संविधान में इसीलिए ही तो लिखा गया। देखिए अगर सऊदी अरब में जब वोटिंग राइट का अधिकार 2015 में मिल रहा है, पर भारत में जो है वो 1947 से ही सभी को ही प्राप्त था, महिला पुरुष सभी को प्राप्त था। अगर एक चीज है यहाँ पर, अब एक चीज आती है कि भारत में जो है, आपको ये पता है नहीं पता है, आप देखिए भारत में जो है 1947 में जब वोटिंग राइट मिला, अब आप बताएं कि वोटिंग राइट जो है उस समय
पता है आपको कितने वर्ष के बाद वाले को जो है वोटिंग राइट होगा? वो 21 या इससे ऊपर उनको वोटिंग राइट था। फिर ये जो है 18 प्लस किया गया। अब कब किया गया ये आप बताएंगे हमें कि ये कब किया गया। क्लियर हुई बात कि वोटिंग राइट हमें 1947 में 18 से प्लस वालों को नहीं था, 18 या 18 से प्लस, वो 21 से 21 से प्लस वालों को था। वो बाद में 3 साल घटाकर 18 या 18 से ऊपर वालों को मतदान का अधिकार दिया गया। ये शायद आपकी जो है कुछ नॉलेज इंप्रूव करे, क्योंकि जो है हम मान के चल रहे हैं कि 18 प्लस वालों को ही जो है स्वतंत्रता के पश्चात जो है ये अधिकार दे दिया गया था। नहीं, वो 21 प्लस वाला को दिया गया था पहले, फिर बाद में इस एज को कम किया गया। तो अब जो है अधिकारों के अभाव में जीवन के ऊपर बात की हमने। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मौलिक अधिकार। हमारे पास जो भी मौलिक अधिकार है, कितने मौलिक अधिकार हैं पहले तो ये जान लें कि हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। हम पहले बात कर चुके हैं इससे पहले वाली स्लाइडों में। तो 6 मौलिक अधिकार, अब वो किस किस जो है अनुच्छेद या आर्टिकल में दिए हुए हैं, उस एक एक आर्टिकल की बात करेंगे यहाँ पे, ताकि आप जो है उन आर्टिकल से भी परिचित हो। अभी तक आपको जो है ये मौलिक अधिकारों के बारे में बहुत बार आपने पढ़ा होगा, पर अब किस किस अनुच्छेद में ये दिए गए हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला जो अधिकार है हमारा समानता का अधिकार। अब समानता का अधिकार जो है किस किस अनुच्छेद में है, वहां से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 14 से। देखिए, ये जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 14 से ये आपके 32 तक है टोटल। याद रखेंगे कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 32 तक है। तो अब 14 से शुरू कर रहे हैं। आर्टिकल 14 में जो है विधि के समक्ष समानता, यानी सभी व्यक्तियों के लिए कानून जो है समान रूप से लागू होगा। तो विधि विधि यानी कानून के सामने सभी इक्वल हैं। कोई भी जो है अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, अमीर, गरीब कुछ नहीं है। कानून के सामने सभी बराबर हैं। उस देश का प्रत्येक नागरिक उसके लिए समान है। तो ये आपके आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 15 में क्या है जी? आर्टिकल 15 में दिया हुआ है कि किसी के साथ हम भेदभाव नहीं करना। किसी भी व्यक्ति के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके जाति, धर्म, जन्म स्थान, किसी भी तरीके से उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसकी जो पहचान है उसके आधार पर। ठीक है जी। तो ये जो है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 से संबंधित एक मूवी भी आई थी, उसमें जो है इस भेदभाव से संबंधित दिखाया गया था। उसका नाम ही आर्टिकल 15 था। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आर्टिकल 15 जो है भेदभाव से संबंधित है कि उस किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला आर्टिकल 16 है अवसर की समानता। अवसर की समानता कि रोजगार प्राप्त करने के लिए सभी को अवसर की समानता मिलेगी। अब इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर अगर आप देखें तो रिलैक्सेशन मिलता है जो है SC, ST, OBC को। क्यों मिलता है? वो अवसर की समानता प्रदान करने के लिए, क्योंकि जो है इतिहास में जो है उनके साथ जो भेदभाव हुए, अब उन्हें समान रूप से रखने के लिए उन्हें जो है ये आरक्षण दिया जा रहा है, ताकि जो है उन्हें अवसर की समानता मिले। तो यहाँ पर जो है सभी व्यक्ति जो भारत में रह रहे हैं उन्हें अवसर, जो भी रोजगार के अवसर होंगे उनमें उन्हें समान रूप से प्रदान किया जाएगा। किसी के साथ जो है कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो अस्पृश्यता, मतलब जो छुआछूत है, इसे समाप्त करना। पहले जो लोग थे जो किसी व्यक्ति को जो है इस वजह से कि वो जो है अछूत मान लिया, अस्पृश्य मान लिया, तो ये जो है हमारे यहाँ पहले जो प्रथाएं थी उन्हें खत्म किया गया। इस आर्टिकल में बोला गया अगर ऐसा होगा तो आपको दंड दिया जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति, इंसान समान है, बस अगर अंतर क्या आ रहा है कि कोई व्यक्ति बीमार है या फिर कोई व्यक्ति जो है, अगर शरीर तो सबका सेम है ना, शरीर के ऊपर जो चीजें हैं उसी से ही तो बदलाव आया ये। तो अस्पष्ट तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। अगर वो एक व्यक्ति है, वो साफ शुद्ध है ना, वो अच्छे से जो है तैयार है, अगर हम उसे भी अस्पष्ट बोलने लगे तो ये तो जो है गलत है, क्योंकि वो जो है स्वस्थ है एकदम। उस व्यक्ति को अस्पष्ट थोड़ा कहा जा सकता है। किसी के जो है जन्म के आधार पर हम उसे अस्पष्ट बोलने लगे तो ये गलत है। ये चीजें ये हमारे संविधान में जो है अस्पष्टता को खत्म करने के लिए जो है आर्टिकल 17 में दिया हुआ है। आर्टिकल 18 में क्या दिया हुआ है जी? उपाधि। किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं होगी। जैसे राजा, पहले राजा धीराज, इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां होती थी, ठीक है, मंत्रियों की उपाधि है, सेनापति की उपाधि है, इस तरीके से जो लोगों की उपाधियां होती थी। अब जो है इन उपाधियों को खत्म किया गया। परंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि सेना में जो है कुछ उपाधियां दी जाती हैं। डॉक्टरी, जैसे आपको डॉक्टर लिख दिया जाता है PhD के बाद। तो जो आपकी विद्या संबंधी और सेना संबंधी जो उपाधि हैं वो उनके अलावा, तो ये जो है यहाँ पर एक क्लोज हो जाता है कि जो उपाधि हैं वो खत्म कर दी गई हैं, परंतु सेना और जो आपकी एजुकेशन है
उसमें जो उपाधियां हैं वो वैसे ही चलेंगी। ठीक है जी, तो उपाधियां खत्म। अब आगे चलते हैं, आर्टिकल 18 तक हो गया। वो हमारा था समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में आपने 14 में पढ़ा कि जो विधि के समक्ष समता यानी कानून के सामने सभी जो है इक्वल हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 15, किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसके व्यक्ति के जन्म, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में अवसर की समानता, हर व्यक्ति को रोजगार में समान अवसर दिए जाएंगे। 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत को खत्म किया जाएगा। और 18 में उपाधियों का अंत की बात की गई है। ये सभी थे समानता के अधिकार। अब आगे चलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार के अंदर काफी सारी चीजें आती हैं और उसमें जो है अपडेट होता रहता है। जैसे अभी मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या चीजें। जैसे आर्टिकल 19 पे चलते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 19 में वॉक स्वतंत्रता, मतलब बोलने की आपको स्वतंत्रता है। आप जो है कुछ कहना चाहते हैं तो आपको कोई मना नहीं कर सकता, परंतु उससे जो है यहाँ पर एक बात याद रखने योग्य है कि आप जो है ऐसा बोले जिससे जो है किसी व्यक्ति को ठेस ना पहुंचे। अगर आपके बोलने से कुछ गलत बोल रहे हैं आप, तो दूसरे व्यक्ति को ठेस पहुंच रही है, वो स्वतंत्रता नहीं दी गई है। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, पर किसी के जो है परेशान नहीं करना आपको उससे। तो पहला हो गया। विचार और अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित, मतलब आप जो है इकट्ठे होकर शांतिपूर्व जो है कुछ जो है किसी के खिलाफ जो है धरना करना चाहते हैं या फिर जो है उनको प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, पर शांतिपूर्व, तो वो उसका अधिकार है आपको, पर वो जो है हिंसक नहीं होना चाहिए। संगठन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, तो इसका भी जो है स्वतंत्रता है। देश में आप कहीं भी आ जा सकते हैं, जैसे आप भी जाते हैं। हम जो है केरल भी जा सकते हैं, हम जो है जम्मू कश्मीर में भी जा सकते हैं, हम असम में भी जा सकते हैं, गुजरात में भी जा सकते हैं, तो कहीं भी जाने की हमें स्वतंत्रता है। व्यवहार, व्यवसाय, हम कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। हम कोई भी जो है बिजनेस कर सकते हैं, जो भी करना चाहें। हम कपड़े का व्यापार करना चाहें या फिर हम सोने का व्यापार करना चाहें, जो भी व्यापार, लोहे का व्यापार करना चाहें, जिस तरीके का भी व्यापार करना चाहें हम कर सकते हैं। उससे भी जो है उसका भी अधिकार है। और देश में कहीं भी रहना और बसना, हम कहीं भी रह सकते हैं। जैसे आप जो है दिल्ली में रहते होंगे, यूपी में रहते होंगे, तो जहां भी आप जो है रहना चाहते हैं, केरल में रहते होंगे, असम में रहते होंगे, तो आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, उसका भी आपको अधिकार है। अब जो है इसी के अंतर्गत जो है आप देखें तो हमें जो है एक कुछ अधिकार जो है अलग से बाद में भी ऐड कर दिए गए कि जैसे नींद, नींद के लिए भी, नींद की भी स्वतंत्रता है। मतलब अगर आपको जो है परेशान नहीं किया जा सकता, उसमें भी बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐड किया है। तो कुछ कुछ चीजें इसमें अपडेट होती रहती हैं। तो याद रखेंगे, हमें जो है बोलने की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने के लिए, संगठन और संघ बनाने के लिए कहीं भी आ जा सकते हैं आप, देश में व्यवसाय कर सकते हैं और बच सकते हैं कहीं भी। ये आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल 20 पे चलते हैं। आर्टिकल 20 पे अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। एक अपराध, अगर आप कोई भी आप पे अपराध लगा हुआ है या आपने कोई अपराध किया है, तो उसकी दोष सिद्धि होगी, पर आपको जो है एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है जी, अगर किसी ने चोरी की तो उसी चोरी के लिए 2 केस हुए, अगर उनपे 2 व्यक्तियों ने किए, तो उसके सेम केस के लिए जो है आपको 2 बार सजा नहीं होगी, एक बार ही सजा होगी। यहाँ पे जो दिया आप, एक अपराध के लिए एक बार ही सजा होगी। स्वयं के विरुद्ध जो है गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि अगर आपको जो है पुलिस कहती है कि जो है आप जो है अपने लिए बताइए, अपना आप जो है गवाही दोगे कि जो है मैंने ही चोरी की है, तो आपको बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो मारपीट कर करके आपसे जो है बुलवा दें कि आपने ही चोरी की है और आपने नहीं की है, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप जो है अपने लिए अगर गवाही नहीं देना चाहते तो नहीं देंगे। अगर आपने सच में किया है तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो अलग बात है, आप खुद करना चाहें, पर आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता। ये हुआ आपका आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 के बाद हम चलते हैं 21। ये दोष, अपराधों की दोष सिद्धि से रिलेटेड है। आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। देखिए ये वाला आर्टिकल जो है हमारे जो है कोई भी जो है इमरजेंसी भी होती है तो भी हमारे साथ रहता है कि आर्टिकल 21, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है कि हमारे जो जीवन है उसकी रक्षा करने के लिए जो है हमें अधिकार प्राप्त है। इसी के साथ साथ फिर बाद में एक जोड़ा गया आर्टिकल, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A या फिर 21 क्या, जो आपको शिक्षा का अधिकार की बात करता है। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। ये जो है आर्टिकल 21A जो जोड़ा गया, जिससे जो है हमारे देश में शिक्षा का जो है प्रसार हो सके।
जो बच्चे हैं वो जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको जो है मुफ्त अनिवार्य शिक्षा मिल सके। अगर आप देखें अपने जो है स्कूलों में, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में हैं तो आपकी जो है फीस नहीं जाती, ठीक है, और आपके साथ साथ आपको बुक्स भी प्रोवाइड कर रही है सरकार, आपको जो है आपकी यूनिफॉर्म के लिए भी प्रोवाइड करती है, ताकि जो है हमारे जो देश में जो है बच्चे हैं जो इस जो 6 से 14 के अंतर्गत आते हैं, उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिल सके, ताकि वो बेसिक जो एजुकेशन है वो प्राप्त कर सके, ताकि आगे अपने एक समझ मिल सके उन्हें देश को। देश क्या चाह रहा है कि देश चाह रहा है कि हमारे जो प्रत्येक जो बच्चा है हमारे देश का वो पढ़ सके। उसके लिए उससे जो है, अगर वो गरीब है या फिर जो है उसके वो सक्षम नहीं है कि वो जो है पैसे उसके माता पिता दे पाए, तो भी जो है देश जो है उसको हेल्प करेगा, यानी कि वो जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ सकता है। अनुच्छेद 22 में क्या दिया हुआ है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण उसमें दिया हुआ है आर्टिकल 22 में। तो ये जो है हमारे स्वतंत्रता के अधिकार हैं, जिसमें जो है आपने देखा 19, 20, 21 और 22, 19 से 22 तक दिए हुए स्वतंत्रता के अधिकार, जिसमें जो है आर्टिकल 19 में 1920 में क्या हुआ, 19 में स्वतंत्रता से संबंधित बात होगी, 20 में अपराधों और दोष सिद्धि से रिलेटेड बात होगी, 21 में हमारी जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की, 21 ए में या फिर क्या में उसमें बात की गई है हमारी एजुकेशन से रिलेटेड, 6 से 14 वर्ष को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, और आर्टिकल 22 में दिया हुआ है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात की गई है। आगे चलते हैं शोषण के विरुद्ध। देखिए 2 मौलिक अधिकार हो चुके हैं, अब जो है हम तीसरे मौलिक अधिकार पाए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कितने से कितने तक है? आर्टिकल 23 और 24, 23 से 24। 23 से 24 में क्या दिया हुआ है? 23 में दिया हुआ है मानव के खरीदने और बेचने पर रोक लगाने और बेगर और जबरन काम कराने पर रोक है। तो किसी भी व्यक्ति के खरीदने और बेचने पर जो है ये पाबंदी लगाता है, और जबरन काम मतलब उन्हें जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता किसी भी व्यक्ति से, वो खुद करना चाहे तो कर सकता है, परंतु उससे जबरन काम नहीं कराया जा सकता। ये आर्टिकल 23 में बात की गई है। 24 में क्या दिया हुआ है जी? बाल मजदूरी पर रोक लगाने। तो इसमें बाल मजदूरी पर रोक लगाने की बात की गई है। जो कारखाने, खदान, बंदरगाह जो होते हैं उन पर जो है जो खतरनाक काम हो रहे हैं वहां पे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं कराया जा सकता। तो यहाँ पर जो है बात की गई है बाल मजदूरी, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं अगर उन्हें खतरनाक जो जगह, कारखानों, खदानों में, इस तरीके की जगह जहाँ पे जो है उनकी जो है जो शरीर है उस पर जो है नकारात्मक इफेक्ट पड़ेंगे, यानी पॉल्यूशन है वहाँ पे, या फिर उनके ऊपर केमिकल गिर सकते हैं, तो वहां पर जो है 14 वर्ष से कम वाले बच्चों को काम नहीं कराया जा सकता। तो यहाँ पर ये हमारे आर्टिकल 24 में बात की गई है। तो अब हम चौथे वाले मौलिक अधिकार पर चलते हैं, जिसमें हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे। ये जो आर्टिकल 25 से 28 तक है, आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें आर्टिकल 25 में क्या दिया हुआ है? आप जो है किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं और उसका प्रसार कर सकते हैं। तो ये जो है आर्टिकल 25 में बात की गई है। हमारे देश में जो है बहुत जो धर्म है, आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, ऐसा जो है राज्य की तरफ से या सरकार की तरफ से दबाव नहीं बनाया जा सकता कि आप इसी धर्म को जो है माने। तो आप जो है किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं और उसका प्रसार कर सकते हैं। ये आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आर्टिकल 26 में क्या दिया हुआ है? धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने के लिए, उनके स्वामित्व करने के लिए, उनका प्रशासन करने के लिए आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी कि हम जो है अपने धर्म से संबंधित कोई संस्था बनाना चाहते हैं तो हम उस संस्था का निर्माण कर सकते हैं, उसका प्रशासन भी खुद ही चला सकते हैं। तो ये सारी स्वतंत्रता है, उसका स्वामित्व भी हम खुद कर सकते हैं। पोषण यानी कि उसमें जो उसे जो है ग्रोथ करना हो उसकी, वो भी हम खुद कर सकते हैं। तो ये सारी जो है चीजें जो है आर्टिकल 26 में दी हुई है, जिसमें धार्मिक संस्थाओं से संबंधित दिया हुआ है आर्टिकल, उसकी स्थापना से रिलेटेड, उसके पोषण से रिलेटेड, या उसके कामकाज या उसके प्रशासन से संबंधित, ये जो है हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 में फिर क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 27 में दिया हुआ है किसी विशिष्ट धर्म और अभिवृद्धि के लिए जो है कर यानी टैक्स। देखिए इतिहास में जो है जो राजा होते थे वो किसी एक धर्म से संबंधित होते थे, वो क्या करते थे, जो अन्य धर्म के लोग हैं उन पर टैक्स लगा देते थे। तो वो जो है मुगल के पीरियड में भी देखने को मिलेगा आपको। तो उस समय क्या हुआ कि जो उनके धर्म से संबंधित नहीं है उन पे टैक्स लगाया गया, परंतु अब जो है हम अब डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे जो प्रत्येक जो धर्म है हमारे देश में
उसको जो है स्वतंत्रता प्राप्त है। यहाँ पे जो है जो प्रत्येक नागरिक है वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, तो किसी भी नागरिक पर जो है उसके धर्म से संबंधित कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसकी बात करता है आर्टिकल 27 कि आपके धर्म के आधार पर आपको टैक्स नहीं देना होगा, किसी भी धर्म को यहाँ पर टैक्स नहीं देना होगा। तो उसकी बात हमने 27 में की हुई है। तो 28 में क्या है, 28 में राज्य द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। यहाँ पर आर्टिकल 28 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 28 में दिया हुआ है कि अगर जो राज्य द्वारा जो चलाए गए जो विद्यालय हैं या संस्थाएं हैं, अगर उनमें जो है कोई धार्मिक उपासना हो रही है, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो आप जो है उसकी स्वतंत्रता है, आप जो है नहीं जाना चाहते उसमें तो आप उपस्थित नहीं होना चाहते, तो ये जो है आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना से संबंधित कुछ भी होता है वहां पर, तो उसके बारे में आपको स्वतंत्रता है उपस्थित होने की। तो ये आर्टिकल 25 से 28 जिसमें हमने बात की धार्मिक स्वतंत्रता की, याद रखेंगे 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 25 में क्या है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, उसका प्रसार कर सकते हैं। 26 में क्या है, धार्मिक संस्थाओं से संबंधित जो उसका पोषण किया जा सकता है, उसका प्रशासन किस तरीके से आप खुद ही चला सकते हैं, उसकी आपको स्वतंत्रता है। 27 में क्या दिया हुआ है, धर्म में जो किसी भी धर्म से संबंधित है आप, उससे आपको टैक्स नहीं देना होगा। किसी भी धर्म को आप मानते हैं तो आपको किसी भी उसके लिए टैक्स नहीं देना होगा। 28 में क्या हुआ है, दिया हुआ है कि आप जो है राज्य द्वारा जो संचालित शिक्षा संस्थान है उसमें जो है धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते उसमें। तो ये जो है हमारे धार्मिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है। और ये ऊपर जो हमने पढ़ा था थर्ड वाला शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये 23 से 28 के बीच में हुए। नेक्स्ट जो है हमारा आता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किसमें दिया हुआ है, आर्टिकल 29 से 30 तक आ गया। अब इसमें जो है बात करेंगे हम आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 में है अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। तो अल्पसंख्यक जो है उनकी कोई भाषा हो, उनकी जो संस्कृति है वो उसको जो है संरक्षण कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये आर्टिकल 29 में दिया हुआ है कि वो उनकी भाषा, ऐसा हम उनपे जो है दबाव नहीं डालेंगे कि आप जो है इंग्लिश का ही प्रयोग करें, हिंदी का ही प्रयोग करें, पंजाबी या फिर गुजराती, कोई भी एक भाषा जो है उन पर दबाव नहीं डालेंगे। वो अपनी भाषा को जो है संरक्षित कर सकते हैं, भाषा लिपि को, और अपनी जो संस्कृति है उनकी वो भी जो है हम उसे नष्ट करने का जो है प्रयास नहीं करेंगे। वो जो भी उनकी संस्कृति है उसका जो है सुरक्षित रखने का उनको अधिकार है। किसमें दिया हुआ है, ये जो है 29 में दिया हुआ है। फिर 30 में क्या है, 30 में जो है अपने जो है पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और उसके प्रशासन का अधिकार। जो अल्पसंख्यक हैं ये दोनों अल्पसंख्यक से संबंधित है कि अगर वो अपना जो है धार्मिक संस्थान बनाना चाहते हैं तो वो जो है उसका भी निर्माण कर सकते हैं। तो ये जो है आर्टिकल 30 में दिया हुआ है कि वो वहां पे अपने उससे संबंधित जो है शिक्षा प्रदान कर सकते हैं यहाँ पे। तो शैक्षिक संस्थाएं का निर्माण कर सकते हैं, उसका प्रशासन भी उन्हीं के पास रहेगा, तो उसका अधिकार है उनके पास। आर्टिकल 29 और 30 में जो है अल्पसंख्यक से संबंधित है, जिसमें उनकी भाषा लिपि और संस्कृति से संबंधित है 29, और 30 में जो है उसकी उनकी शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं उसका जो है स्थापना और प्रशासन से संबंधित है। ये जो है हमारा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जिसमें आर्टिकल 29 से 30 में है। अब जो इसके बाद आप देखेंगे कि 31 जो है हमारा आर्टिकल है वो अब हमारे संविधान से हटा दिया गया है। ये कहाँ चला गया, ये जो है मौलिक अधिकारों से ये जो है आपको संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 300A में चला गया। तो कौन सा अधिकार था, ये था संपत्ति से संबंधित अधिकार। ये किससे संबंधित अधिकार था, संपत्ति से संबंधित था। तो संपत्ति से संबंधित जो मौलिक अधिकार था उसे खत्म कर दिया गया, 31 जो आर्टिकल था उससे हटा दिया गया। अब ये जो है 300A में मिलेगा आपको, जो अब आपके पास ये मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये संवैधानिक अधिकार है। 31 के बाद कौन सा आएगा, 32, हमारा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया हुआ है। इसमें क्या होता है, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अगर हमारे मौलिक अधिकार हमने कहां से कहां तक पढ़े, 14 से हमने 30 अभी जो पढ़े 14 से 30, इससे पहले जो सारे, क्योंकि 31 तो जो है हटा दिए गए, 14 से 30 तक जो मौलिक अधिकार है हमारे, अगर उनका हनन होता है तो इसके लिए जो है हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है हमें उससे जो है उन सभी अधिकारों
के लिए जो है 5 तरीके की रिट जारी करता है या आदेश जारी करता है, जिससे जो है हमारे जो अधिकार हैं उनका हनन ना हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जा सकते हैं हम। तो उन्हें अधिकारों को लागू करने के लिए वो आदेश और रिट जारी करता है, 5 तरीके की रिट जारी करता है। अब सबसे पहले पे चलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी व्यक्ति को जो है बंदी बनाया गया है तो वो जो है उसको ऐसा नहीं होगा कि जेल में ही रखा जाए, उसे 1 महीने तक जेल में रखा है, 4 साल तक जेल में रखा, उसे जो है आपको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा कि उसे किस जुर्म में जो है गिरफ्तार किया गया है। तो ये पहला जो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो दिया हुआ है रिट, इसमें जो है बंदी बनाए गए व्यक्ति को आपको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होगा और उसे बेगुनाही की जांच करवानी है। तो इससे क्या होगा, उस व्यक्ति को राइट है कि उसे जो है सिर्फ जेल में ही ना रखा जाए, अगर उस पर आरोप है तो उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत करके उसे बेगुनाही भी वो साबित कर पाए कि अगर वो बेगुनाह है तो साबित भी कर पाए कि वो बेगुनाह है, उसे सिर्फ जेल में इसी वजह से ना रखा जाए कि उसने कोई गुनाह किया। अगला क्या है, परमादेश। परमादेश मतलब कोई व्यक्ति है, सरकारी व्यक्ति, सरकारी कामकाज के लिए जो है किसी पद पर है, अगर वह व्यक्ति अपना कार्य प्रॉपर तरीके से नहीं करता है तो उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट परमादेश दे सकता है कि वो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे। कौन आदेश देगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। किसके लिए, परमादेश के लिए। किस व्यक्ति को देगा, सरकारी व्यक्ति को, अगर वो अपना कार्य प्रॉपर तरीके से नहीं करे, तो ये परमादेश में है। प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख में क्या हो रहा है, अधीनस्थ न्यायालय जो है उच्च न्यायालय के कार्य को करने, यानी जो लोअर कोर्ट्स हैं वो उनसे अपर कोर्ट्स के जो है कार्य करने लगे, तो उसके लिए जो है आदेश दिया जा सकता है, न्यायिक कार्य को करने से रोक सकता है अपर कोर्ट जो है, यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है उसे रोक सकता है कि जो लोअर कोर्ट के जो राइट्स हैं वो उसी के अंडर काम करे, वो जो है अपर कोर्ट वाले काम ना करे। तो ये जो है प्रतिषेध लेख में दिया हुआ है। उत्प्रेक्षण जो है लेख में क्या हुआ है, उत्प्रेक्षण लेख में अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का उल्लंघन, तो अधीनस्थ न्यायालय या लोअर कोर्ट्स जो हैं उनके पास कुछ अधिकार हैं, वो अधिकारों का हनन ना करे, उनका उल्लंघन ना करे, ये जो है हमारे जो है इसमें उत्प्रेक्षण लेख में दिया हुआ है। उत्प्रेक्षण लेख में जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन ना करे, ये दिया हुआ। देखिए इनमें दोनों में आपको कुछ कंफ्यूजन हो सकती है कि प्रतिषेध लेख क्या है और उत्प्रेक्षण लेख क्या है, इसमें दोनों ही लोअर कोर्ट्स की बात की जा रही है। जो प्रतिषेध लेख है उसमें बात की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय यानी लोअर कोर्ट्स जो है अपर कोर्ट्स के काम ना करे। क्लियर हुआ, लोअर कोर्ट्स जो है अपर कोर्ट्स के काम ना करे, ये प्रतिषेध लेख में बात की गई है। फिर उत्प्रेक्षण लेख में क्या दिया हुआ है, उत्प्रेक्षण लेख में बात की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय के जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन ना करे, वो अपने जो अधिकार दिए गए हैं उन्हीं के अंतर्गत कार्य करे, उनसे जो है अलग कार्य ना करे, तो ये उसका उल्लंघन ना करे अपनी अधिकारिता का। तो दोनों क्लियर होंगे। प्रतिषेध लेख में लोअर कोर्ट्स अपर कोर्ट्स वाले कार्य ना करे, उत्प्रेक्षण लेख में क्या दिया हुआ है कि उसके जो राइट्स हैं उसके जो अधिकार हैं उसका उल्लंघन ना करे लोअर कोर्ट्स। दोनों क्लियर होंगे आपको। अब चलते हैं हम फिफ्थ जो है अधिकार परीक्षा लेख। इसमें क्या है, कोई व्यक्ति जो है असंवैधानिक रूप से किसी पद पर आया है तो उसको जो है हटाने का अधिकार, उसके लिए आदेश जारी करने का अधिकार कि आपने जो है ये किस तरीके से पद जो है आपको प्राप्त हुआ, आपको जो है उसके लिए देना होगा कि मैंने जो है किस तरीके से पद धारण किया है। जो जिस व्यक्ति ने अगर वो असंवैधानिक रूप से आया है तो उसके लिए अधिकार परीक्षा लेख जो है जारी हो सकता है, जिसमें जो है उसे बताना होगा कि ये जो है किस तरीके से पोस्ट जो है उसे मिली। ये जो है हमारी 5 रिट या आदेश हैं। एक बार जो है हम रिवाइज कर लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें किसी व्यक्ति को जो है अगर बंदी बनाया गया है तो उसे जो है न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होगा और उसे बेगुनाही की जांच की जाएगी उसकी। परमादेश क्या है, परमादेश में जो किसी भी पद पर जो व्यक्ति है सरकारी व्यक्ति उसको कर्तव्य पालन कराने के लिए आदेश जारी किया जा सकता है। प्रतिषेध लेख क्या है, अधीनस्थ न्यायालय को जो उच्च न्यायालय हैं उनके जो कार्य हैं उनसे करने से रोकना। उत्प्रेक्षण लेख क्या है, अधीनस्थ जो न्यायालय हैं उनके जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन ना करे वो, ये जो है उत्प्रेक्षण लेख में। अधिकार परीक्षा लेख क्या है, असंवैधानिक रूप से अगर किसी ने पद धारण किया है तो उसके लिए आदेश जारी किया जा सकता है। तो ये जो है हमारी 5 रिट या फिर 5 आदेश जो हैं संवैधानिक औपचारिक अधिकार यानी कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत दिए हुए हैं। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यानी कि आर्टिकल 32 है उसके बारे में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इसे आत्मा या हृदय कहा, किसका, संविधान का। याद रखिए ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है।
और ये जो है आपके आगे के जीवन, जो आप गवर्नमेंट एग्जाम देंगे वहां पे भी देखने के लिए मिलने वाला है कि जो भीमराव अंबेडकर है वो इसको क्या कहते हैं। आर्टिकल 32 यानी संविधान उपचारों के अधिकार को वो कहते हैं कि ये जो है संविधान की आत्मा या हृदय है। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, और उस जो हमारे जो मौलिक अधिकार है अगर उसका हनन होता है तो हम आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने संविधान की आत्मा कहा, क्योंकि संविधान में जो चीजें लिखी हैं उनको भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार है उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन सुप्रीम कोर्ट जाकर या हाई कोर्ट जाकर। तो इसलिए उन्होंने आत्मा या हृदय कहा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो गठन है, आप याद रखेंगे, डेट याद रखेंगे, 12 अक्टूबर 1993। जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कब बना, उसका गठन कब हुआ, तो ये याद रखेंगे 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। अब यह जो आयोग है इसका संरक्षण और संवर्धन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की प्रतीक है। तो मानव अधिकार के जो संरक्षण हो रहे हैं उसका संरक्षण और संवर्धन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की प्रतीक है, और यह देश के मानव अधिकारों को बढ़ाने और उनके प्रति चेतना जगाने। तो देश में जो मानव अधिकार हैं ये, इसका गठन क्यों किया गया? अब यहाँ पे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन अलग से क्यों किया गया, ये डेट तो याद रही आपको, 12 अक्टूबर 1993। ये इसलिए किया गया कि जो हमारे मानव के अधिकार हैं उनको बढ़ाने और उनके प्रति चेतना जगाने, लोग उसको प्रति जागरूकता जगाने के लिए जो है इसका गठन किया गया। तो अब जो है आप जो 6 मौलिक अधिकार हैं, इससे पहले जो है हमने 6 मौलिक अधिकार जाने, उनके साथ साथ उनके अनुच्छेद कौन से जुड़े हुए हैं उनके बारे में भी हमने जाना। हमने जाना कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32, उसके बारे में जो भीमराव अंबेडकर है वो क्या कह रहे हैं, उससे जो है संविधान की आत्मा या हृदय कह रहे हैं। तो ये जो है आपने मौलिक अधिकारों के बारे में जो ज्ञान हुआ आपको, उससे क्या होगा, आप जो है उसे अपने जो है साथी संगी के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी हो कि हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। अब जो है अधिकारों का बढ़ता हुआ दायरा, अब देखिए सिर्फ अधिकार जो हमने अभी तक पढ़े उसके साथ साथ कुछ और अधिकार जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो है जब समय के साथ जो है कुछ कुछ चीजें जो है बढ़ती जाती हैं तो उसके साथ अधिकारों में भी कुछ कुछ परिवर्तन होता है। जैसे निजता का अधिकार, प्राइवेसी, प्राइवेसी के अधिकार की भी बात हो रही है। अब जो है प्राइवेसी मतलब आपको जो है किसी भी व्यक्ति को अपनी प्राइवेसी रखने का अधिकार भी है। जैसे अभी जो है एक केस आया था कोर्ट में कि एक व्यक्ति ने जो है अपनी रिकॉर्डिंग, अब देखते आप जो है देखते होंगे कि अब हम रिकॉर्डिंग नहीं रख सकते, कॉल रिकॉर्डिंग जो है नहीं रख सकते, क्योंकि वो जो है निजता के अधिकार के अंतर्गत आता है कि आपकी जो है रिकॉर्डिंग नहीं रखी जा सकती। अब जो है अब अगर आप रिकॉर्ड करेंगे, कभी भी अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो दूसरे व्यक्ति को पता चलता है कि आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब सभी फोन में यही फीचर है, तो वो आपकी निजता के अधिकार को जो है प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, देखिए हमें अगर इस पृथ्वी पर रहना है तो हमें स्वच्छ जो है एनवायरमेंट चाहिए, यानी क्लीन एनवायरमेंट चाहिए, ताकि जो है हम लंबी लाइफ जी सकें, ताकि हम स्वस्थ रह सकें। तो उसके लिए जो है हमें स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, जिसके लिए है जो है सरकार क्या कार्य करती है कि उसके लिए पेड़ लगाने का कार्य करती है, और हम जो है एनजीओ के माध्यम से या जो है जो संस्थाएं हैं उनके माध्यम से जो है ये कार्य करने का कोशिश करते हैं, ताकि जो है एक स्वच्छ पर्यावरण का निर्माण कर सके। पर्याप्त आवास का अधिकार, इसमें जो है आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट जो है जो गरीब व्यक्ति हैं उनको जो है प्रोवाइड करती है कि ताकि जो है जो उनकी जो दशाएं, जिस दशाओं में रह रहे हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं, उससे जो है उन्हें एक घर प्रोवाइड किया जाए, उन्हें आवास प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो अच्छे से रह सके। इसके साथ साथ आप देखते होंगे पर्याप्त आवास में डीडीए जो स्कीम है उसमें भी जो है क्या कर रही है गवर्नमेंट, जो है फ्लैट्स बना के दे रही है, और जो है लोग फिर खरीद के ताकि आराम से रह सके। काम का अधिकार, काम का अधिकार अगर आपको याद हो कि इसमें जो है मनरेगा, मनरेगा आपको याद हो, जिसमें जो है 100 दिन का जो है काम का अधिकार प्राप्त किया जाता है, ताकि आपको 100 दिन, सरकार आपको गारंटी दे रही है कि 100 दिन जो है आपको अधिक काम देगी वो। अगर वो काम नहीं दे पाती सरकार तो उसके बदले आपको पैसा मिलेगा उसका, अगर और अगर काम होगा तो उसको काम के बदले, यानी कि आपको काम का भी अधिकार है कि आप जो है सरकार से जो है कार्य के लिए आप रजिस्टर करेंगे और सरकार उस आपको जो है कार्य देगी। फिर पर्याप्त भोजन और पानी का अधिकार, देखिए शहरों में भी और गाँव में भी अब सरकार कोशिश कर रही है कि पाइपलाइन डाले पानी की, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को जो है जो हमारी बेसिक नीड है पानी वो प्राप्त हो सके। और उसी तरीके से आप भोजन भी देखते होंगे कि जो व्यक्ति गरीब हैं उनको जो है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि बीपीएल कार्ड जो बनते हैं, जिसमें जो है सरकार राशन प्रोवाइड करती है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिल सके और पानी की सुविधाएं मिल सके। फिर
स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो है सरकारें कार्य करती हैं कि जो है क्लिनिक, जो छोटे छोटे क्लिनिक बनाए जाएं हर जगह, हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, जिससे जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है स्वस्थ रह सके। तो ये जो है आप देख रहे होंगे कि ये जो है हमारे मौलिक अधिकारों में नहीं थे, परंतु ये भी जो है हमारे अधिकारों में अब शामिल होते जा रहे हैं। तो अब आप देख रहे होंगे इस वाले जो स्लाइड में हमने पढ़ा, अधिकारों का बढ़ता दायरा क्यों हुआ? क्योंकि जो अगर आप हम संविधान को देखें, तो संविधान जो बनाया गया वो 1947 यानी हमारी आजादी से पहले। तो इस वो अगर हम अब से तब की बात करें तो लगभग जो है 70 साल हो चुके हैं। तो 70 साल में जो है हमारे अधिकारों का दायरा भी बढ़ा, क्योंकि अब हमारी नीड भी बढ़ी। पहले जो है हमारी वो बेसिक जो अधिकार प्रोवाइड किए गए, परंतु अब जो है जिस जो है समाज में हम रह रहे हैं, वहां पे जो है हमें कुछ कुछ अलग चीजें, जैसे अगर आप देखें कि आर्टिकल 21 है, जिसमें हमें शिक्षा के अधिकार की बात की गई, पहले तो नहीं की गई। पहले जो है क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन ही नहीं थे कि हम शिक्षा प्राप्त कर पाए, या हमारे देश भी उस समय इतना विकसित नहीं था कि वो हमें शिक्षा का अधिकार दे पाए। परंतु अब जो है हमें वो शिक्षा का अधिकार जो है प्रोवाइड किया गया। इसी तरीके से अब स्वास्थ्य के अधिकार के बारे में भी बात हो रही है, क्योंकि अब ये जो सारे अधिकारों की बात हो रही है, ये इनके लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हमारे हाई कोर्ट न्यायालय में जाकर जो है इनके अधिकारों की मांग करते हैं। तो उसके जैसे हमने निजता के अधिकार की बात की, तो ये जो है निजता के अधिकार बार बार जब सुप्रीम कोर्ट के पास आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहे हैं कि वो जो है हमें निजता के अधिकार के अंतर्गत जो है, ये अभी हमारे मौलिक अधिकारों में तो नहीं है कोई भी, परंतु हम कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम जो है अगर न्यायालय के पास जाएं, या जो है हमारी जो संसद है वो चाहे तो इसे जो है मौलिक अधिकारों में भी कन्वर्ट कर सकती है। अब जैसे काम का अधिकार, जो 2005 में जो है मनरेगा के तहत हमें मिला, तो काम का अधिकार है। तो ये सभी जो है समय के साथ, ये समय की डिमांड है, और ये शायद आगे जिस तरीके से स्वास्थ्य के अधिकार की बात चल रही है कि हमें जो है कम मूल्य, मुफ्त में जो है, मुफ्त तो नहीं पर कम मूल्य, मतलब स्वास्थ्य हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे देश के लिए भी। अगर सभी नागरिक स्वस्थ रहेंगे तो हमारे देश का विकास में जो है वो हेल्प करेंगे। तो स्वास्थ्य के अधिकार की भी बात चल रही है, ताकि जो है प्रत्येक व्यक्ति को जो है स्वास्थ्य से संबंधित जो है चीजें मिल सकें, हॉस्पिटल में जो है उन्हें सुविधाएं मिल सकें, उसके लिए भी बात चल रही है। तो ये सब अब अधिकारों को किस तरीके से दायरा बढ़ रहे हैं आप देख ही रहे हैं। तो अब जो है हम आगे जो है फाइनल हमारे चलते हैं, लास्ट आज की जो मौलिक अधिकार थे उसके बारे में हमने चर्चा की, उनसे संबंधित जो आर्टिकल्स थे उनके बारे में बात की, और ये भी हमने बात की कि किस तरीके से अधिकारों का दायरा बढ़ रहा है। आप भी जाने अपने आसपास में कि कौन कौन से और ऐसे अधिकार हैं जो है मौलिक अधिकारों में अभी नहीं है, परंतु उनसे संबंधित बातचीत चल रही है, और वो जो है हमारे संविधान में अभी आने, मतलब भविष्य में जो है शायद वो हमारे मौलिक अधिकार हो। आज के लिए इतना ही। हमारी क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।